अच्छा देखें, चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा ही हमने किया था अभी। पहले हमने देखा था क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में क्या फ़र्क है। वो पूरा जो लिखा लिखाया था वो आपको मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया था, वहां से देख लीजिएगा पेज के ऊपर जो लिखा हुआ था। ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं कि जिनमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। उनमें खास तरतीब होती है, खास ऑर्डर होता है। तो इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं दोज आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जबकि दूसरी तरफ ऐसे ऐसे सॉलिड्स के जिनमें एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स की कोई खास तरतीब नहीं होती, कोई खास अरेंजमेंट नहीं होती, कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं होता, इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं उनको एमॉर्फस सॉलिड्स कहा जाता है। फिर एक और बुनियादी फर्क हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी उनके मेल्टिंग पॉइंट्स डिफाइंड होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री है, तो 800 डिग्री पे सोडियम क्लोराइड क्लोराइड मेल्ट करना शुरू हो जाता है। 800 डिग्री से पहले यानी 799 डिग्री पे भी 799 डिग्री पे भी सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही 800 डिग्री पे पहुंचता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। यानी 801 डिग्री पे सोडियम क्लोराइड मुकम्मल तौर पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा। दैट्स व्हाई वी से कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो दैट्स व्हाई वी से कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स डिफाइंड हैं, वेल डिफाइंड हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। जबकि दूसरी तरफ एमॉर्फस सॉलिड्स के कोई मेल्टिंग पॉइंट डिफाइंड नहीं होते। टेम्परेचर की किसी वैल्यू को भी हम नहीं कह सकते कि ये इस गिवन एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है। इसकी एक एग्जांपल ग्लास है। ग्लास जो है वो एक एमॉर्फस सॉलिड है। तो ग्लास के लिए टेम्परेचर की कोई वैल्यू भी ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट नहीं कहलाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हीट अप करना शुरू करते हैं तो ग्लास पहले सॉफ्ट होना शुरू होता है, और सॉफ्ट होते 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 बिल आखिर वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। लिहाजा टेम्परेचर की कोई खास वैल्यू ऐसी नहीं है कि जिसपे वो मेल्ट होना शुरू हुआ है। दैट्स वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट डिफाइंड नहीं होता। इसी तरह अगर रिवर्स प्रोसेस करते हैं, यानी अगर ग्लास लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, तो अगर हम उसको कूल करना शुरू करते हैं, तो अगर हम करना शुरू करते हैं तो वो फिर से किसी खास टेम्परेचर पे सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है कि वो लिक्विड थिक होना शुरू हो जाता है। जब कूल करते जाते हैं थिक होता जाता है, कूल करते जाते हैं थिक होता जाता है, यानी विस्कोसिटी बढ़ती चली जाती है। वो विस्कस होता चला जाता है, और बिल आखिर थिक होते 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 वो हार्ड होना शुरू हो जाता है और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई कोई टेम्परेचर की ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिस पे कि जिस पे हम कहें कि वो लिक्विड टेम्परेचर की फुला वैल्यू पे सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है। तो इसलिए इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट डिफाइंड नहीं है। तो तमाम के तमाम अमॉर्फस सॉलिड्स ऐसे ही होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स डिफाइंड नहीं होते, कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स डिफाइंड होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स डिफाइंड नहीं होते। अब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जरा डिटेल से देखना है। देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जाहिर सी बात है एक स्पेसिफिक इनका स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेसिफिक इनकी अरेंजमेंट होती है। तो दैट्स व्हाई वी से कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर दो चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी दो चीजें? क्रिस्टल लेटिस और दूसरी चीज है बेसिस। क्रिस्टल लेटिस और बेसिस ऐड हों, इनको कंबाइन कर दिया जाए तो हमें कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो इसलिए अगर हम क्रिस्टल किसी भी कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का क्रिस्टल लेटिस उसे समझना पड़ेगा और उसकी बेसिस को समझना पड़ेगा। अब बेसिस क्या चीज है? बेसिस बड़ी सिंपल सी चीज है, देख लिया था हमने कल ही कि बेसिस इज एक्चुअली द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑन द लेटेस्ट साइड्स। लेटेस्ट साइड्स या लेटेस्ट पॉइंट्स क्या होते हैं? लेटेस्ट पॉइंट्स देख लेते हैं अभी दोबारा से। तो बेसिस क्या है? बेसिस कुछ भी नहीं है, ये सिंपली एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो हमारे लेटेस्ट साइड्स पे, लेटेस्ट पॉइंट्स पे आके बैठ जाएगा। सिंपल इज दैट, दैट इज कॉल्ड बेसिस। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली बेसिस पे डिपेंड नहीं करता। क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड किस पे करता है? क्रिस्टल लेटिस पे। बिकॉज क्रिस्टल लेटिस इज, इट इज एक्चुअली द स्केलेटन। ये एक ढांचा है जो कि 3D में ग्रो करता चला जाता है, 3 डायमेंशन में ग्रो करता चला जाता है। ठीक है, वो कल मैंने आपको दिखाया भी था। ये देख लें जरा, ये 3 डायमेंशनल व्यू है एक, लाइक ये देखें जरा। ये 3 डायमेंशनली तो है, ये आपके सामने है। ये आप ये देखें, ये एक्स एक्सिस, ये जी एक्सिस, और ये देखें ये वाई एक्सिस। तो बन गए ना 3 डायमेंशन। तो ये एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो जब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब है कि कोई भी 3 डायमेंशन, इसका मतलब ये हुआ कि जब क्रिस्टल लेटिस को हमने डिफाइन करना है तो हमें एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो क्रिस्टल लेटिस इज बेसिकली अ 3 डायमेंशनल स्केलेटन। ये एक 3 डायमेंशनल ढांचा है कि जिस ढांचे के ऊपर हम अपने बेसिस को रखेंगे और अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक हो गया? तो इसलिए अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझना है तो बेसिकली हमें क्रिस्टल लेटिस को समझना पड़ेगा।
ठीक हो गया। तो क्रिस्टल लेटिस को समझते हैं। इस तरह करें ना कि ये जो आपके सामने बोर्ड, इसका स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से, हरियत। इस बोर्ड को मैं हटाने वाला हूँ फिर। देखें, कल जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, और साथ ही वो बीच में इशू आ गया था इंटरनेट का। तो देखें जरा, ये एक क्रिस्टल लेटिस का फाइनाइट पोर्शन मैंने आपके सामने रखा हुआ है। क्रिस्टल लेटिस का फाइनाइट पोर्शन रखा है, लिख दिया इट इज द फाइनाइट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस। अब इस क्रिस्टल लेटिस में ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे हमारे बेसिस के एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। सो दीज पॉइंट्स लाइक ये जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं आपके सामने, जितने भी कॉर्नर्स बन रहे हैं, सीधी सी बात है, ये बहुत सारे कॉर्नर्स बन रहे हैं। ये तमाम के तमाम कॉर्नर्स जो हैं ये कहलाते हैं लेटिस साइट्स या लेटिस पॉइंट्स, कोई भी नाम दे दें। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये तो हो गए लेटिस साइट्स या लेटिस पॉइंट्स। अब देखिए, ये एक आपको ब्लैक कलर में एक अलग से एक ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ये ब्लॉक क्या है, जरा गौर से देखें तो यही वाला ब्लॉक है जो रिपीट होता जा रहा है, और इसी ब्लॉक की रेपिटेशन की वजह से, इसी ब्लॉक की रिपीटेशन की वजह से, इसके रिपीट होने की वजह से हमें हमारा पूरे का पूरा क्रिस्टल लेटिस मिल रहा है। तो ये ब्लॉक जो अपने आप को रिपीट करके क्रिस्टल लेटिस को बना रहा है, दिस ब्लॉक इज कॉल्ड यूनिट सेल। लिख भी दिया सामने आपके सामने, ठीक है। दिस ब्लॉक इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो आपके सामने ये लिख दिया, व्हाट इज यूनिट सेल? इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ होल लेटिस। ये हमारे पूरे क्रिस्टल लेटिस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा, और इसी यूनिट सेल की रिपीटिशन की वजह से पूरे का पूरा क्रिस्टल लेटिस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ होल लेटिस। रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल प्रोड्यूसेस द होल क्रिस्टल लेटिस। ये तो हो गया यूनिट सेल। अब जरा देखें, इसको देखें और मुझे बताएं कि इसमें कितने यूनिट सेल्स मौजूद हैं। ये आपके सामने जो डायग्राम बनी हुई है, इसमें कितने यूनिट सेल्स मौजूद हैं? यस इस ब्लॉक में कितने यूनिट सेल्स मौजूद हैं? देखे ना, ये एक ब्लॉक जो है, ये एक कंप्लीट यूनिट सेल है। इसकी रिपीटिशन की वजह से हमें हमारा पूरे का पूरा क्रिस्टल लेटिस मिल रहा है। अब आपके सामने है, एक ब्लॉक जो है वो लेफ्ट कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे पड़ा हुआ है। एक बिल्कुल इसके पीछे, बिल्कुल इसके पीछे पड़ा हुआ है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे ही पीछे एक और यूनिट सेल है। इसी तरह बॉटम राइट कॉर्नर पे फ्रंट पे एक यूनिट सेल पड़ा है, और बॉटम राइट कॉर्नर पे पीछे एक यूनिट सेल पड़ा है। ठीक हो गया। इसी तरह अब टॉप कॉर्नर्स की बारी। तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक फ्रंट पे यूनिट सेल है, एक पीछे यूनिट सेल है। इसी तरह टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक जो है फ्रंट पे यूनिट सेल है, एक बैक पे यूनिट सेल है। तो टोटल ये कितने यूनिट सेल्स हो गए? दीज देयर आर टोटल 8 यूनिट सेल्स। ये आपके सामने मैंने लिख दिया, देयर आर 8 यूनिट सेल्स इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में 8 यूनिट सेल्स मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि ये क्रिस्टल लेटिस का एक जस्ट फाइनाइट पोर्शन में आपको दिखा रहा हूं, तो इसलिए इसमें 8 यूनिट सेल्स मैंने दिखाए। बट रियलिटी में जो क्रिस्टल लेटिस होता है, इतना सा भी क्रिस्टल लेटिस ले लूं, इतना सा सिर्फ मैं सोडियम क्लोराइड का एक उठा लूं ना सैंपल। सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टल है, सिर्फ इतना सा भी सैंपल उठा लूं, तो उसमें भी इनफिनिट मैनी यूनिट सेल्स होंगे। इनफिनिट मैनी यूनिट सेल्स, हम नहीं उनको काउंट कर सकेंगे। दैट्स वाई आपके सामने मैंने लिख दिया, बट एक्चुअली देयर आर इनफिनिट मैनी यूनिट सेल्स इन एनी क्रिस्टल लेटिस। किसी भी क्रिस्टल लेटिस में इनफिनिट मैनी यूनिट सेल्स होते हैं। ठीक होगा। ये तो वो बातें हैं जो कल हमने कर ली थी। अब ये चीज चल रही थी और बीच में वो इशू आ गया था। देखें, ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए। दिस इज अ लेटेस्ट पॉइंट और लेटेस्ट साइट। अब जरा देखें, ये पॉइंट ए कितने यूनिट सेल्स में डिवाइडेड है? तो आपके सामने ये है कि ये पॉइंट ए जो है, ये इन तमाम के तमाम यूनिट सेल्स का कॉमन पॉइंट है। तो जब पॉइंट ए तमाम यूनिट सेल्स का कॉमन पॉइंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए, ये लेटेस्ट पॉइंट ए जो है, ये 8 यूनिट सेल्स में डिवाइडेड है। तो ये आपके सामने मैंने लिख दिया कि लेटेस्ट पॉइंट ए इज कॉमन पॉइंट ऑफ दीज 8 यूनिट सेल्स, सो इट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल ऑफ देम। तो लिहाजा ये लेटेस्ट पॉइंट ए जो है, ये तमाम के तमाम यूनिट सेल्स में इक्वली डिवाइडेड है। अब जबकि लेटेस्ट पॉइंट ए 8 यूनिट सेल्स में डिवाइडेड है, तो इसका मतलब है कि इस लेटेस्ट पॉइंट का 1/8 पोर्शन हर यूनिट सेल के साथ बिलोंग करता है। ठीक होगा। रिपीट कर रहा हूं मैं इस बात को, क्योंकि ये लेटेस्ट पॉइंट ए 8 यूनिट सेल्स के दरमियान डिवाइड हो चुके हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से कि लेटेस्ट पॉइंट ए that's why we can say lattice point A, that's why we can say 1/8 part of lattice point A belongs to each unit cell। कि lattice point A का 1/8 पोर्शन हर यूनिट सेल के साथ बिलोंग करता है।
ये आपके सामने मैंने लिख दिया। सो 1/8 पार्ट ऑफ लैटिस पॉइंट ए बिलोंग्स टू ईच यूनिट सेल। ठीक हो गया। अब हमने ये बताना है कि हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स बिलोंग टू पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के साथ कितने लैटिस पॉइंट्स बिलोंग करते हैं टोटल। जी अब बताएं जरा कितने लैटिस पॉइंट इसके साथ बिलोंग करते हैं। यस। हाँ जी, सिर्फ इस यूनिट सेल को देख लें, ब्लैक वाले यूनिट सेल को देख लें जस्ट। तो इस ब्लैक वाले यूनिट सेल के साथ कितने लैटिस पॉइंट्स बिलोंग करते हैं। जी क्या हो गया, कितने लैटिस पॉइंट इस ब्लैक वाले यूनिट सेल के साथ बिलोंग करते हैं। सिंपल है ना, देखिए ना। चले मैं एक और लेटिस पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एक लेटिस पॉइंट और देख लें। सपोज करें एक और ये लेटिस पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया, इसे मैंने नाम दे दिया बी का। अब जिस तरह लेटिस पॉइंट ए जो है वो 8 यूनिट सेल्स में डिवाइडेड है, ऐसे लेटिस पॉइंट बी भी तो 8 यूनिट सेल्स में डिवाइड होगा ना। क्यों? क्योंकि इधर बी के आगे एक और ब्लॉक पड़ा हुआ है, बी के राइट पे एक ब्लॉक है, बी के पीछे 2 ब्लॉक्स हैं जिनके साथ बी कनेक्टेड है, बी के ऊपर 2 ब्लॉक्स हैं जिनके साथ कनेक्टेड है, बी के नीचे 2 ब्लॉक्स हैं जिनके साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब है बी जो पॉइंट है ये भी 8 यूनिट सेल्स के साथ बिलोंग करता है। इसलिए लेटिस पॉइंट बी का भी 1/8 पोर्शन हर यूनिट सेल के साथ बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये चीज भी मैं लिख देता हूं कि सिमिलरली 1/8 part of similarly 1/8 part of similarly 1/8 part of lattice point B belongs to each unit cell कि हर यूनिट सेल के साथ लैटिस पॉइंट बी का भी 1/8 पोर्शन बिलोंग करता है, 1/8 पार्ट बिलोंग करता है। ठीक होगा। इसी तरह इसको देख लें, सपोज करें लैटिस पॉइंट सी है, तो लैटिस पॉइंट सी का भी 1/8 पार्ट हर यूनिट सेल के साथ बिलोंग करता है। सो ब्लैक वाले के साथ भी इसका 1/8 पार्ट बिलोंग करता है। इसी तरह अगर सपोज करें इसे मैं डी का नाम दे देता हूं, तो डी का भी 1/8 पार्ट इस ब्लैक वाले के साथ बिलोंग करता है। ऐसे इसको देख लें, ई है तो ई का भी 1/8 पार्ट इस ब्लैक वाले के साथ बिलोंग करता है। एफ है तो एफ का भी 1/8 पार्ट ब्लैक के साथ बिलोंग करता है। जी है तो जी का भी 1/8 पार्ट इस ब्लैक यूनिट सेल के साथ बिलोंग करता है। और आखिर में ई एफ जी एच, एच है तो एच लेटिस पॉइंट का भी 1/8 पार्ट इस ब्लैक के साथ बिलोंग करता है। अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि हर लेटिस पॉइंट का 1/8 पार्ट इसके साथ बिलोंग करता है, और टोटल इसके कॉर्नर्स भी 8 हैं। तो अब कितने लेटिस पॉइंट बने जो इस ब्लैक वाले यूनिट सेल के साथ बिलोंग करते हैं। अब तो मसला ही हल हो गया जी, अब बता दें। हाँ जी, हाँ जी, अब क्या हो गया, पर यूनिट सेल टोटल कॉर्नर्स पर यूनिट सेल कितने हैं, 8। तो अब देख लें कि इस ब्लैक यूनिट सेल के साथ कितने लैटिस पॉइंट बिलोंग करते हैं। देखें, टोटल कॉर्नर्स हैं 8। ठीक है, और हर कॉर्नर पे 1/8 लैटिस पॉइंट है। हर कॉर्नर पे 1/8 लैटिस पॉइंट है। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 1/8, यानी 1/8 को 8 टाइम्स ऐड कर दें, बिकॉज देयर आर 8 कॉर्नर्स ना। तो जब 8 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर पे 1/8 लैटिस पॉइंट है, तो इसका मतलब है 1/8 को 8 टाइम्स ऐड कर दें। तो ऐड करने के बजाय हम सीधा उसको 8 से मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें। आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 1। सिंपल। लें, इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट सेल के साथ, एक क्यूबिकल यूनिट सेल के साथ सिर्फ एक लैटिस पॉइंट अटैच्ड है इन ऑल। आगे ना समझ बात की। यस, एनी प्रॉब्लम नाउ। अब इस चीज को समझ लें कि ये जो क्रिस्टल लेटिस आपके सामने मैंने ड्रॉ किया ना, ये क्रिस्टल लेटिस किस फॉर्म में है, ये क्यूबिकल फॉर्म में है। आपको मैंने कल बताया था कि ये जो क्रिस्टल लेटिस होते हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। ये क्यूबिकल फॉर्म में हो सकते हैं, ये हेक्सागोनल फॉर्म में हो सकते हैं, मोनोक्लिनिक फॉर्म में हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल फॉर्म में हो सकते हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर शेप्स। बहुत सारी और भी शेप्स हैं कि जिस फॉर्म में हमारे क्रिस्टल लेटिस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्रिस्टल लेटिस है ये क्यूबिकल फॉर्म में है।
कि आप लोगों को समझाने के लिए जो यहाँ पे ड्रॉ किया गया ये क्यूबिकल फॉर्म में क्रिस्टल लेटिस है। बाकी हेक्सागोनल फॉर्म का आपने देखना है तो ये देख लें, पेज नंबर 205 पे बना हुआ है। पेज नंबर 205 पे देख लें, हेक्सागोनल शेप में एक क्रिस्टल लेटिस बना हुआ है। दिखाया उसने 2D में है, लेकिन ये शेप 3D में होती है, ठीक है। लेकिन सर अब 3D यहाँ पे पेज पे तो नहीं ड्रॉ किया जा सकता, तो ये पेज नंबर 205 पे आपको हेक्सागोनल क्रिस्टल लेटिस देखने में नजर आ रहा है। इसको आप खुद से ही 3D में इमेजिन कर लें, ठीक होगा। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। ये जो आपके सामने ड्रॉ किया गया ये किस फॉर्म में है, ये क्यूबिकल फॉर्म में है। तो यही आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि इन दिस फिगर, इस फिगर की बात हो रही है, इन दिस फिगर यूनिट सेल इज इन क्यूबिकल फॉर्म। इस फिगर में जो यूनिट सेल बने हुए हैं ये यूनिट सेल क्यूबिकल फॉर्म में है। तो जब यूनिट सेल क्यूबिकल फॉर्म में है तो फिर पूरे का पूरा क्रिस्टल लेटिस भी तो क्यूबिकल फॉर्म में होगा, क्योंकि क्रिस्टल लेटिस कैसे बनता है, यूनिट सेल की रिपीटिशन की वजह से, यूनिट सेल के रिपीट होने की वजह से। तो जैसी यूनिट सेल की शेप होगी वैसे ही एग्जैक्टली हमारे क्रिस्टल लेटिस की शेप होगी। तो हमारा यूनिट सेल क्योंकि क्यूबिकल फॉर्म में है, दैट्स वाई हमारा होल क्रिस्टल लेटिस भी क्यूबिकल फॉर्म में इस केस में, ठीक हो गया। अब फर्दर दूसरी शेप्स को तो हम स्टडी नहीं करेंगे, आपके लेवल पे नहीं है वो, तो जस्ट हम क्यूबिकल फॉर्म की दो मजीद टाइप्स देख लेते हैं। ये वाला जो यूनिट सेल है क्यूबिकल फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड सिंपल क्यूब, दिस इज कॉल्ड सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब ऐसा क्यूब होता है कि जिसमें एटम्स जो होते हैं, जिसमें जो लेटिस पॉइंट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। देख लें सारे के सारे लेटिस पॉइंट्स कॉर्नर्स पे हैं, सारे एटम्स कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है। दो मजीद किस्में हैं जिसमें है बॉडी सेंटर्ड क्यूब और फेस सेंटर्ड क्यूब। उनमें कॉर्नर्स पे तो होते ही है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो जो है बॉडी सेंटर्ड में बॉडी के सेंटर पे भी एक क्यूब होता है, और सॉरी बॉडी के सेंटर पे भी एक लेटिस पॉइंट होता है, और जो फेस सेंटर है वो फेस के सेंटर्स पे भी पॉइंट्स होते हैं। तो जरा उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, बट अब इसका पहले आप ले लें स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको साफ करने वाला हूँ। देखें जी, अब ये फर्दर तीन टाइप्स हैं क्यूब्स की। अभी जो हमने यूनिट सेल स्टडी किया था ना, अच्छा पहले तो मैं एक चीज बता लूँ ना कि यूनिट सेल को हम पढ़ क्यों नहीं है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। अभी तक हमने देख लिया ना कि पूरे का पूरा क्रिस्टल लेटिस किस पे डिपेंड करता है, यूनिट सेल पे। तो बजाय इसके कि पूरे क्रिस्टल लेटिस को हम स्टडी करने बैठ जाएं, इतने फारिग तो है नहीं हम। अच्छा खास जाहिर सी बात है, पूरे क्रिस्टल लेटिस को स्टडी करने का क्या मतलब है, हम इनफिनिट मैनी यूनिट सेल्स को स्टडी कर रहे हैं। तो क्यों हम ऐसा करें जब हमें पता है कि यूनिट सेल की ही रिपीटेशन की वजह से पूरा क्रिस्टल लेटिस रिप्रोड्यूस हो रहा है। पूरे क्रिस्टल लेटिस को बनाने में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है यूनिट सेल। तो फिर पूरे क्रिस्टल लेटिस को समझने के लिए हम सिर्फ एक यूनिट सेल को समझ लेते हैं। जैसा एक यूनिट सेल का बिहेवियर होगा वैसा ही पूरे क्रिस्टल लेटिस का भी बिहेवियर होगा। सो हम यहाँ पे सिर्फ एक क्रिस्टल लेटिस को, सिर्फ यूनिट सेल को देख लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये यूनिट सेल जो होते हैं क्यूबिकल यूनिट सेल, मैं फिर आपको बता चुका हूं कि क्रिस्टल लेटिस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हेक्सागोनल, क्यूबिकल, मोनोक्लिनिक, टेट्राहेड्रल, इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं। हम यहाँ पे सिर्फ क्यूबिकल क्रिस्टल लेटिस को पढ़ रहे हैं, आपके लेवल पे बस इतना ही है, ठीक है। तो अब क्रिस्टल लेटिस अगर क्यूबिकल है तो इसका मतलब है यूनिट सेल भी क्यूबिकल है। यूनिट सेल के क्यूबिकल होने की वजह से ही क्रिस्टल लेटिस क्यूबिकल है। अब क्यूबिकल में क्यूबिकल यूनिट सेल मजीद तीन किस्मों के होते हैं, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो था सिंपल क्यूब, तो बिल्कुल क्लियर है, अब दोबारा उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्यूब जो होता है उसके कॉर्नर्स पे एटम्स मौजूद होते हैं, तो लिहाजा नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे एक सिंपल क्यूब में, तो जाहिर ओनली वन एटम। अभी बता चुका हूं, क्योंकि सिर्फ एक लेटेस्ट पॉइंट जो है एज अ होल कंप्लीट वन लेटेस्ट पॉइंट जो है वो एक सेल के साथ बिलोंग करता है, तो इसलिए नंबर ऑफ एटम्स भी वन ही होंगे, क्योंकि एटम जो है इन लेटेस्ट पॉइंट्स पे तो बैठे होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स इस केस में कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ओनली वन, नंबर ऑफ एटम्स कितने, ओनली वन। डिटेल अभी देख चुके हैं, वो सिंपल क्यूब की डिटेल थी। अब सेकंड देखें बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अब ये कैसा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, पहले इस चीज को समझ लें, बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता कैसा है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब ऐसा होता है, लाइक ये समझ लें क्यूब है अगेन, ठीक है। अब इसके साथ जो है, अब खुद से इमेजिन कर लें, इस साइड पे भी क्यूब है, एक ऊपर भी है, एक इधर इस साइड पे भी है, एक नीचे भी है, एक पीछे वाली साइड पे मेरी तरफ भी है, और एक इस साइड पे यानी आपकी तरफ भी है, ठीक हो गया। और इसी तरह ये पूरे का पूरा 3D में ये चलता चला जा रहा है। अब बिल्कुल क्लियर है कि इस वाले यूनिट सेल के साथ कितने लेटिस पॉइंट्स अटैच्ड हैं, ओनली वन, यानी सिर्फ एक एटम इस क्यूब के साथ अटैच्ड है, इस यूनिट सेल के साथ अटैच्ड है, लेकिन वो सिंपल क्यूब के लिए। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूब क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूब ये होगा कि इस बॉडी के एग्जैक्टली सेंटर में, अब सेंटर किधर है, इसके अंदर बिल्कुल, अब इसके एग्जैक्टली सेंटर में अगर मैं इसके ऑपोजिट कॉर्नर्स को मिलाऊं तो इसके ऑपोजिट कॉर्नर्स कहां पे मिलेंगे, एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट पे जो इस बॉडी के अंदर लाई करेगा। उस सेंट्रल पॉइंट पे भी एक एटम ला के रख दिया जाता है, रख दिया जाता है, अल्लाह ताला ने रखा हुआ है।
तो इस बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम मौजूद होता है। तो इस तरह का जो क्यूब होता है उसको कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, क्योंकि बॉडी के एग्जैक्टली सेंटर में एक एटम मौजूद होता है। तो अब नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे इसमें, कितने बने इसमें नंबर ऑफ एटम्स, जी बताएं अब। हाँ जी, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, देखें ये सारे मिला के, कॉर्नर्स वाले सारे मिला के कितना बनता है, सिर्फ एक एटम बनता है। डिटेल बता चुका हूं, एक एटम कॉर्नर्स वाले और एक एटम जे वाला सेंटर में जो है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, दो। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब जो है उसमें यूनिट सेल में सिर्फ उसमें उसके यूनिट सेल में दो एटम्स होते हैं। अब फेस सेंटर्ड क्यूब किस तरह का होता है, अब इस चीज को समझिएगा। फेस सेंटर्ड ये कि हर फेस के साथ एक एक एटम अटैच्ड है। अब देखें जो ऊपर वाला फेस है तो यहाँ पे एक एटम मौजूद होगा, लेकिन ये एक एटम किस तरह से होगा, इस एटम का आधा हिस्सा, इस एटम का ये जो हाफ पोर्शन है, इस एटम का जो हाफ पोर्शन है ये इस वाले यूनिट सेल के साथ अटैच्ड है, और अपर हाफ पोर्शन जो है वो ऊपर वाले यूनिट सेल के साथ अटैच्ड है। इसी तरह राइट साइड पे जो फेस है, इस फेस को देखें, तो इस फेस में भी जो सेंटर पे जो एटम है, इस एटम का हाफ पोर्शन इस वाले क्यूब के साथ अटैच्ड है, बाकी हाफ जो है वो दूसरे वाले साथ वाले क्यूब के साथ अटैच्ड है। इसी तरह लेफ्ट फेस को देखें, तो ये देखें जरा, ये अगेन एक और एटम जिसका आधा पोर्शन इस वाले क्यूब के साथ अटैच्ड है, बाकी आधा साथ वाले क्यूब के साथ अटैच्ड है। ठीक हो गया। इसी तरह नीचे वाला देखें, ये देखें अगेन इसका भी आधा पोर्शन जो है वो इस वाले क्यूब के साथ अटैच्ड है, और नीचे वाला हाफ जो है वो नीचे वाले क्यूब के साथ अटैच्ड है। अब एक फ्रंट पे फेस है, एक बैक पे फेस है। अब जो फ्रंट वाला फेस है, ये फ्रंट वाले फेस पे समझ लें एटम पड़ा हुआ है। इस फ्रंट वाले फेस का भी इस फ्रंट वाले फेस का भी आधा पार्ट किसके साथ कनेक्टेड है, इस वाले क्यूब के साथ, और दूसरा आधा पार्ट इसके आगे जो इसके फ्रंट पे इधर सामने इस जगह पे जो क्यूब पड़ा हुआ है उसके साथ अटैच्ड है। इसी तरह इसके बैक फेस पे भी एक एटम मौजूद है, ये, और उसका हाफ पार्ट इस वाले के साथ और हाफ पार्ट पीछे वाले क्यूब के साथ अटैच्ड है। अब बताएं टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं जो इस क्यूब में मौजूद हैं, जी हाँ जी, कितने नंबर ऑफ एटम्स। तो देखें एक एटम तो ये हो गया कॉर्नर वाले सारे मिला के, कॉर्नर वाले एक, एक तो ये भी लिख दिया मैंने प्लस। अब टोटल 6 फेसेस हैं इसके, टोटल 6 फेसेस हैं, और हर फेस पे आधा आधा एटम इस क्यूब का है। 6 फेसेस हैं, हर फेस पे आधा आधा एटम इस क्यूब का है। तो टोटल सिक्स फेसेस के मिला के टोटल कितने एटम्स हैं जो इस वाले क्यूब के हैं, तो टोटल 3 एटम्स हैं जो इसके साथ हैं। तो इसका मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूब जो है उसके टोटल 4 एटम्स होते हैं। आगे समझ बात की, हाँ जी, कोई मसला, यस एनी प्रॉब्लम। नो सर।